शुरू करते हैं चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। इस चैप्टर में जो हम शुरू करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, सबसे पहले प्रॉफिट के लिए एक नई टर्म हम यूज करेंगे जो कि है कंट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हमारे जितने भी एक्सपेंस हमारे सामने आएंगे हम उन्हें सिर्फ दो टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। एक वो जो फिक्स रहने वाले हैं, दूसरा वो जो वेरिएबल होने वाले हैं। जितने भी एक्सपेंस आपको इस चैप्टर में नजर आएंगे, कहीं पे भी नजर आएंगे, आप उनको सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि वे फिक्स्ड इन नेचर है या वेरिएबल इन नेचर है। क्या मतलब है फिक्स्ड इन नेचर और वेरिएबल इन नेचर? कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपके आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आउटपुट चाहे कम हो, आउटपुट चाहे ज्यादा हो, आप कम परफॉर्म करो चाहे आप ज्यादा परफॉर्म करो, लेकिन आपका वो एक्सपेंस बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब वो फिक्स एक्सपेंस है। लेकिन अगर वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ज्यादा परफॉर्म करोगे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कम परफॉर्म करोगे कम खर्चा हो जाएगा, तो इसका मतलब वो वेरिएबल इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरी शॉप का रेंट, मैंने एक शॉप की हुई है, रेंट पे ली हुई है, उसका रेंट। अच्छा, रेंट क्या मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है? ज्यादा सामान बिकेगा तो ज्यादा किराया देना पड़ेगा, कम सामान बिकेगा तो कम किराया देना पड़ेगा। आपका सामान चाहे जितना बिके, कम बिके चाहे ज्यादा बिके, आपका रेंट जो है वो फिक्स है। ऐसे मैंने 15,000 रुपीज पर मंथ रेंट पे लिया तो 15,000 पर मंथ है, मेरे आउटकम पे ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मैंने वहां पर एक प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा। अब वो प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल मुझे जरूरत पड़ेगी, एक प्रोडक्ट मैं सेल करता हूं, पहले मैन्युफैक्चर करता हूं फिर सेल करता हूं। अच्छा, जितनी ज्यादा सेल होगी क्या मुझे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा? और अगर कम सेल होगी तो कम। इसका मतलब ये जो मटेरियल है जो मैं प्रोडक्ट के लिए यूज करूंगा वो वेरिएबल इन नेचर है, क्योंकि ये आउटकम के ऊपर डिपेंडेंट है। ज्यादा सामान तो ज्यादा मटेरियल मंगाऊंगा, ज्यादा वैल्यू का मटेरियल मंगाऊंगा, कम सेल हो रही है तो कम वैल्यू का मटेरियल मंगाऊंगा, तो इसका क्या हो गया, ये वेरिएबल इन नेचर हो गया। लेबर मैंने रखी हुई है, उसको मैंने बोला है कि भाई पीस के हिसाब से पेमेंट करूंगा मैं, तो अगर मेरी सेल बढ़ गई तो मैं उनसे ज्यादा पीस बनवाऊंगा तो मुझे वेजेस ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर सेल मेरी घट गई तो मैं कम पीस बनवाऊंगा तो कम वेजेस की पेमेंट करूंगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये वेजेस जो है वो भी किस नेचर में कन्वर्ट हो गई है? वेरिएबल नेचर में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, फिर मैंने कहा जी ऐसा है मेरे पास कभी रात को चोरी डाका भी पड़ सकता है, तो अपना इंश्योरेंस करा लेता हूँ। अच्छा, इंश्योरेंस अगर मैंने करा लिया तो इंश्योरेंस का चार्जेस एक फिक्स चार्जेस होगा या वेरिएबल चार्जेस होता है? फॉर द ईयर, एक साल के लिए जो आप प्रीमियम देते हैं वो फिक्स चार्ज होता है, उसके अंदर आपका वो वेरिएबल नहीं होता। तो इंश्योरेंस प्रीमियम किस नेचर का हो गया मेरे लिए? फिक्स्ड इन नेचर का हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे एक्सपेंस आपको नजर आएंगे जो कि वेरिएबल इन नेचर है, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस नजर आएंगे जो फिक्स इन नेचर है। इस चैप्टर में हमें एक्सपेंस को दो कैटेगरी में ही डिवाइड करना है कि फिक्स कौन से हैं और वेरिएबल कौन से हैं। और यहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑब्वियसली प्रॉफिट निकालना है तो आपको सभी खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, फिक्स हो या वेरिएबल सभी खर्चे माइनस होंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमेशा अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है उनको माइनस करेंगे। जैसे आप फाइनल अकाउंट करते हैं जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो पहले आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से टाइप के एक्सपेंस दिखाते हैं? जो फैक्ट्री के या मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और बाकी बचे सारे खर्चे कहां पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां पे आप एक्सपेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे अपने एक्सपेंस को हम फिक्स और वेरिएबल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आने वाली है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? जो आपके सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट है, जब आप उसको माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा उसको हम एक नया नाम देंगे कंट्रीब्यूशन, और वो इस मार्जिनल कॉस्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बनने वाला है। हमारे खर्चे दो टाइप के हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। तो जब आप वेरिएबल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और उसके बाद जो भी आपके पास बच जाएगा वो बचेगा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आपने बचे हुए खर्चे, ऑब्वियसली दो ही टाइप के खर्चे थे, इसको पहले माइनस करना है, इसको बाद में, तो बचे हुए खर्चे माइनस कर दिए तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि ये नेट प्रॉफिट मूव कैसे करते हैं, और ये सारी की सारी मूवमेंट कंट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा। जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वही हमें प्रॉफिट के अंदर लेकर जाएगा, और उसी के रेट से हमारी अर्निंग इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए कैसे प्रॉफिट हमारा चेंज होता है, किस रेट से वो चेंज होता है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखने वाला हूँ। मैं मान लेता हूँ किसी एक प्रोडक्ट हम बेचते हैं,
और उसकी 1 पीस की डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। उसके 1 पीस का सेल प्राइस हमने रख लिया है, वो है से ₹200, 200 रुपए के अंदर हम बेचते हैं। अब इसको बनाने के लिए 2 तरह के खर्चे होंगे, एक फिक्स इन नेचर और एक वेरिएबल इन नेचर। सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंस जो है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसको माइनस किया जाएगा, जिसमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, कोई भी ऐसा खर्चा जो आउटपुट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा या घटेगा यहां पर लिख दिया जाएगा। जैसे मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है और कोई भी एक्सपेंस भी हो सकता है। तो मैं अभी एज्यूम कर लेता हूं से मेरे टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो 150 हैं, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस 150। अच्छा, इसको अगर हम इसमें माइनस कर दें तो उसके बाद जो बचत हो जाएगी मेरे पास, उसका क्या नाम दिया जाएगा, क्या बचेगा उसके बाद मेरे पास? उसके बाद मेरे पास बचेगा कंट्रीब्यूशन। इसको एक नया नाम दे दिया हमने, रुक गए हम। कितना बचा भाई मेरे पास? 50 रुपीज बैलेंस रह गया। क्यों? क्योंकि 200 रुपए की मेरी सेल है, 150 रुपए का तो मटेरियल लग गया, तो मेरे पास बचत कितने की होगी? ऑब्वियसली 50 की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 पीस तुम्हें दे दूं तब क्या हो जाएगा? जब 1 पीस से 200 रुपए की सेल होगी तो 2 पीस से सेल कितनी हो जाएगी? 400 रुपए की। लेकिन मटेरियल भी डबल हो जाएगा, सेल डबल होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी। तो जहां 150 खर्च करने पड़ रहे थे, अब मुझे 300 खर्च करने पड़ेंगे और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होकर कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, इसी को अगर मैं 3 पीस कर दूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर 200 रुपए का 1 पीस बिक रहा था, आप तो 3 पीस बेचोगे तो आपकी सेल इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 600। लेकिन खाली सेल्स नहीं इंक्रीज होगी, साथ में मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जहां 300 पिछली बार खर्च हुए थे वहां पे 450 स्पेंड करने पड़ेंगे और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होके कितना हो जाएगा? 150। सबको क्लियर है? अच्छा, एक मैं इसके अंदर चीज और डाल देता हूं कि भाई मेरा फिक्स एक्सपेंस कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट। मैं अभी मान के चलता हूं सिर्फ एक शॉप मेरी ऐसे जिसका रेंट मुझे फिक्स देना पड़ता है और वो रेंट 5000 रुपये, सिर्फ 5000, जो मेरा फिक्स एक्सपेंस है। पूरे महीने में मैंने एक ही पीस बेचा, बस एक ही बार ग्राहक आया, उसका लौट के आया नहीं, तो भले मेरी सेल 1 पीस की हुई है, वेरिएबल खर्चा तो काम के हिसाब से था, कम काम तो कम खर्चा, लेकिन रेंट जो मुझे देना पड़ेगा वो फिक्स कितना देना पड़ेगा? 5000। मैं तो घाटे में गया, लॉस मुझे होने वाले, लॉस होने वाले ना। कितने का मेरा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होगा? फिलहाल तो लॉस होगा क्योंकि मैंने 50 रुपए की सिर्फ बचत की। कंट्रीब्यूशन में बचत मुझे जो हुई वो कितने की हुई? 50 रुपए की। और खर्चा आगे मुझे देना पड़ा, रेंट मुझे देना पड़ा 5000। इसका मतलब 4950। फिलहाल मैं लॉस में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा लॉस में। अच्छा, अगले महीने की बात करते हैं। अगले महीने मैंने 2 पीस बेचे, सेल हुई 400 की, वेरिएबल खर्चा 300, बचत कितनी हो गई? 100 रुपये। नुकसान तो अभी भी हो रहा है। कितने का नुकसान होगा? 5000 रुपये का रेंट जो देना पड़ेगा इसलिए नुकसान हो जाएगा, लेकिन नुकसान पिछली बार से कम होगा, 4900। तीसरी बार मैंने तीसरे महीने में फिर प्रोग्रेस तो है हमारी हो रही है, अभी काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। 3 पीस बेचने लग गए, अब 3 ग्राहक आते हैं, लेकिन रेंट आपका कितना है? 5000। लॉस तो अभी भी होगा, लेकिन लॉस जो है वो घट के कितना हो जाएगा? 4850। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे बढ़ते बढ़ते रहे तो कभी ना कभी प्रॉफिट तक भी पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, एक ना एक दिन आप प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की कि आपका लॉस जो है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा लॉस चेंज। कौन से कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है? 50 रुपीज पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जब नोटिस आपने किया वो 50 रुपीज पर यूनिट ही क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि एक यूनिट से जो आपको कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है वो 50 रुपीज हो रहा है, इसलिए जैसे ही एक पीस आपका आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपका लॉस 50 रुपीज कम होने लग रहा है। ऐसे अगला पीस में अगर बेच दूं, 4th पीस बेच दूं, तो मेरा लॉस फिर कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 4th पीस बेचने पे लॉस कितना कम हो जाएगा? 50 रुपए फिर कम आएगा। नहीं, मेरी सेल कितनी हो जाएगी? मेरी सेल होगी 800 की, लेकिन उसके अंदर मेरे वेरिएबल एक्सपेंस जो हमारे होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? वेरिएबल एक्सपेंस जो है हमारे इसके अंदर हो जाएंगे 600। अच्छा, माइनस करने पर कंट्रीब्यूशन 200। देख रहे हो, कंट्रीब्यूशन बड़ा हो रहा है, और कंट्रीब्यूशन के बड़े होने से मेरा प्रॉफिट जो है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कितना मेरे पास फिक्स एक्सपेंस रहेगा? 5000। इसका मतलब बैलेंस कितना बचेगा? 4800, स्टिल नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव पिछली बार से फिर 50 रुपये कम हो गया। एक ना एक दिन ये फिगर 0 पे भी पहुंच जाएगी। कब पहुंच जाएगी वो 0 पे? जब ये 50 50 50 50 इकट्ठे होते 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 उस 5000 के बराबर पहुंच जाएंगे तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कौन सी सिचुएशन होगी जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? कितने पीस बेचने पड़ेंगे? 50 रुपये तो आ रहे हैं आपके पास एक पीस से, तो 5000 रुपये का फिक्स कॉस्ट मुझे जिस दिन कवर करने लायक प्रॉफिट हो गया उस दिन मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊंगा। 100 पीस
100 पीस पे। अच्छा 100 पीस से पहले का एक पॉइंट लेते हैं 99 पीसेस, फिर लेते हैं हम 100 पीसेस। चलो 100 पीसेस की बात करते हैं। 100 पीसेस पे मेरी सेल कितनी हो रही होगी? 200 रुपये तो एक पीस से सेल हो रही थी, 100 पीसेस पे मेरी सेल कितनी हो रही होगी? 20,000 रुपीज, नहीं? और उसके बाद फिर वेरिएबल खर्चा 150 रुपये एक पीस पे हो रहा था, तो यहाँ पे आके मेरे पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आने वाली है? 15,000 रुपीज। बचत कितने आने वाली है? 5,000 रुपीज। और फिक्स रेंट भी कितना देना है? 5,000। आ गए हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और जैसे ही मैं 101वां पीस बेचूंगा, 101 पीसेस, मेरा सेल कितनी हो जाएगी? 20,200। ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? 15,150, नहीं? सेल 200 रुपये बढ़ेगी, कॉस्ट वेरिएबल भी 150 रुपये बढ़ जाएगी, बचत मेरी कितनी होने लगेगी? 5,050। लेकिन रेंट अभी भी मैं कितना दूंगा? 5,000। और अब मुझे प्रॉफिट शुरू हो गया 50। अच्छा बताओगे 99 पीसेस पे क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? 50 का ही लॉस होगा। कैसे? क्योंकि मेरी सेल कितनी हो जाएगी? 19,800 की, 200 रुपये पर पीस के हिसाब से। बस एक पीस कम बिका तो 200 रुपये की सेल कम हुई होगी अगले स्टेप से। वेरिएबल कॉस्ट भी 150 रुपये कम हो जाएगी, 14,850। बचत मेरी 4,950, लेकिन रेंट मुझे देना पड़ा 5,000। इट मीन्स मैं लॉस में रहूंगा। और कितने का लॉस होगा? 50 रुपीज। सबको क्लियर है? मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए ताकि अच्छे से पता चल जाए। आप चेक कर लो कि जो वेरिएशन होने वाला है, जो डिफरेंस इसके अंदर आने वाला है, वो किस रेट से आने वाला है। किस रेट से आने वाला है भाई डिफरेंस इसके अंदर? जो डिफरेंस इसके अंदर आने वाला है वो 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आने वाला है। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने नोटिस कर लिया इसके अंदर कि हमारा जो प्रॉफिट, जो वेरिएबल जो चेंज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? कौन सा चेंज हो रहा है? हमारा जो फाइनल रिजल्ट में चेंज हो रहा है, जो फाइनल नेट प्रॉफिट जो मूव हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना अर्न किया है। इस फिगर के ऊपर हमारा इफेक्ट नीचे जा रहा है। जो कंट्रीब्यूशन हमने अर्न किया है उसी के बेसिस पे हमारे प्रॉफिट जो है वो मूव कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। 50 रुपए के हिसाब से। एक इसमें ऐसी भी स्टेज है जब हमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ। कौन है वो स्टेज जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है? ये वाली वो स्टेज है जिसे हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो स्टेज है जहां पे हमें कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। एक स्टेप आगे बढ़ोगे प्रॉफिट हो जाएगा, एक स्टेप पीछे आओगे लॉस हो जाएगा। और वही 50 रुपीज जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसी से आपका प्रॉफिट और लॉस चेंज होगा। एक स्टेप आगे बढ़े 50 रुपए का प्रॉफिट। अच्छा बताओगे 102 पीस पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 100 रुपये होगा। आपने बिना कैलकुलेशन के, बिना कुछ अपने अकाउंट पे ध्यान दिया, आपने फौरन बता दिया कि 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। और 103 पीसेस के 150। और अगर मैं कहता हूँ मेरे को 98 पीसेस बेचे होते तो कितने का लॉस हो रहा होता? तो 100 रुपीज का लॉस हो रहा होता। मतलब इस स्टेज से मैं जितना आगे बढ़ूंगा 50 रुपये के हिसाब से कमाऊंगा, इस स्टेज से जितना पीछे आऊंगा उतना 50 रुपये के हिसाब से गवाऊंगा। सबको क्लियर है? तो इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए ये नहीं बल्कि ये है, ये कितना है। जो कंट्रीब्यूशन हमारा होगा वो हमारा प्रॉफिट बनने वाला है। कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट होगा वो हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाला है। सबको क्लियर है ये? तो अगर हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है तो रियलिटी में यहां पे नहीं बल्कि यहीं पे फोकस करना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़े, हमारे पास बचत कैसे ज्यादा हो जाए। ठीक है? अब यहां से हम इसके फार्मूले जो है वो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इन्हीं दो चीजों के रिलेशनशिप को लिख देना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं रह गया बल्कि क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन तो सेल करने से आएगा। अगर सेल ही नहीं कर पाएंगे तो कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सेल बढ़ रही है। इसका अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे लिए दो हो गई हैं। नंबर 1 कंट्रीब्यूशन और नंबर 2 सेल्स, जिसमें सेल्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन डिपेंडेंट है। यहीं से हमारा पहला फार्मूला लिखा जाएगा जिसे बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, शॉर्ट में से बोलेंगे हम पीवी रेशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन दिस चैप्टर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कैसे निकाला जाएगा? बस आपको क्या करना है, अपना कंट्रीब्यूशन और अपनी सेल्स को कंपेयर करके देख लेना कि हमारा कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट आ रहा है। तो अगर इसका फार्मूला लिखूं तो पहला मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा कि भाई हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन लिख लेंगे, उसको किससे कंपेयर करेंगे? सेल से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या सेल्स पर यूनिट, और उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 100 से।
अब मुझे जवाब मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। अच्छा, पहले मैं इसमें पर यूनिट लिख रहा था, फिर मैंने मिटा दिया। इसका खास कारण ये है कि ये फार्मूला फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी पॉइंट पे इसको, इस पूरे क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट पे यूज करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं ये फार्मूला इस स्टेज के ऊपर अप्लाई करूं तो मुझे इस स्टेज का कंट्रीब्यूशन और इस स्टेज की सेल चाहिए। कितनी है अभी कंट्रीब्यूशन इस स्टेज पे? 50, और सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, रिजल्ट इज 25%। चलो अगली स्टेज पे जानते हैं। अगली स्टेज पे जाओगे तो इस स्टेज पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 100, लेकिन सेल भी 400 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/4 इज आल्सो इक्वल टू 25%। तीसरे स्टेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन 150, तो सेल भी तो 600 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100 इज अगेन 25%। और इसके बाद जहाँ पे हमारा बीपी था उस पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन है 5000, लेकिन सेल्स भी तो 20000 हो गई है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25%। ये फार्मूला किसी भी स्टेज पे आप लगाइए आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। इसका मतलब चाहे पर यूनिट पे चाहे टोटल पे, कहीं पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा 25%, जो कि हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। सबको समझ में आई बात है? अच्छा, ये फार्मूला लेकिन और भी कई तरीकों से निकाला जा सकता है। मैथमेटिक्स हमें कहता है कि ये फार्मूला और भी तरीके से लिखा जा सकता है। लाइक इसी चीज को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ही तो लिखा है मैंने, दिखने में लग रहा है अलग है लेकिन ये सेम ही तो है। जैसे ही मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूंगा क्या रह जाएगा? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन ही लिखा लेकिन मैंने सीधा कंट्रीब्यूशन ना लिख के क्या कर दिया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फार्मूला लुक में अलग तरीके का नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और ड्यू टू मैथमेटिकल रीजंस मैं इसको एक और तरीके से भी शो कर सकता हूं, वो है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं लिख सकता मैं? जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या नतीजा निकलेगा? अरे सेल्स ऊपर जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माने कंट्रीब्यूशन। में कान घुमा के पकड़ रहा हूं और कुछ नया सिखा नहीं रहा, वही चीज जो तुम्हें पहले बता दिया उसको नए नए तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको शो कर रहा हूं कि कैसे कैसे ये फार्मूला लिखा जा सकता है। ये दोनों फार्मूले हमारे लिए यूजलेस है, उनकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला वाला फार्मूला इन दोनों को कवर कर लेता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए अलग हो सकती हैं, जो इसमें लुक में अलग हो जाएगा, वो है ये वाला फार्मूला। फर्स्ट हमारा फार्मूला ये है जो यूजफुल है। अब सेकंड फार्मूला ये जो हम लिखेंगे वो यूजफुल होगा, वो है हम अपनी कैलकुलेशन बैक से भी तो कर सकते हैं। ये कंट्रीब्यूशन जो आपका 50 रुपये, इसके बाद आपने कुछ प्लस माइनस किया है क्या? हाँ जी, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया। तो अगर मैं इसमें वापस इसको प्लस करूंगा तो ये आएगा या नहीं आएगा? इस 50 में से मैंने क्या कर दिया? 5000 माइनस किया तो मेरे पास 4950 नेगेटिव बचा। तो इसमें अगर मैं वापस इसको प्लस कर दूं तो वापस 15 हो जाएगा। इसका मतलब इस चीज को नीचे से निकालने का भी एक फार्मूला निकलेगा, वो है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को आप माइनस में लिखना अगर लॉस है, प्लस क्या कर देना? जो माइनस क्या था? फिक्स कॉस्ट। इसको तो माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला था, वापस ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये वापस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सोचो मैं यहां पे अगर इसको अप्लाई कर दूं, मेरे पास था माइनस का 4950, प्लस कर दूं मैं 5000, क्योंकि माइनस हुआ था, वापस 15 आ जाएगा। अरे पहले भी तो कंट्रीब्यूशन 50 आया था। यहां पे चेक कर लेते हैं, यहां पे हमारे पास 4850 माइनस का है, लॉस है मतलब माइनस का, प्लस करो 5000, कितना आ जाएगा? पहले भी तो 150 आया हुआ था। इसका मतलब हमें सेम कंट्रीब्यूशन, हमें तो कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन और सेल चाहिए, दो चीजें। अब आप सीधे तरीके से निकालो चाहे उल्टे तरीके से निकालना, तो आपको कंट्रीब्यूशन ही चाहिएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसी कंट्रीब्यूशन को एक और तरीके से जाना जा सकता है, वो तरीका भी हमारे को बड़ा काम में आएगा। वो है इसमें थर्ड तरीका जो कि मेन है हमारा, वो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। ये जरा तरह तरीका काम आएगा नहीं आएगा? मुझे तुम वैसे ही बता दो, ये सारी बातें छोड़ो, प्रॉफिट किस रेट से चेंज होगा? 50। अरे 50 रुपीज है क्या?
तो जब मैं प्रॉफिट का चेंज बोलूंगा तुमसे कि प्रॉफिट में चेंज हुआ, तो आप क्या निकला लोगे? एक तरह से कंट्रीब्यूशन ही तो निकलेगा उसके अंदर। चेंज तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है। प्रॉफिट जो चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन 50 रुपए पर यूनिट कमाना है, इसलिए नीचे की तरफ भी अगर मैं ध्यान लगाऊं तो मेरा ध्यान यहीं पे जाएगा। जब भी मैं दो लेवल के बीच में डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक कंट्रीब्यूशन, दूसरा सेल्स। चेक कर लो, अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूं प्रॉफिट के अंदर, तो मेरा भाई यहाँ पे प्रॉफिट, लॉस कम होने का मतलब भी प्रॉफिट ही है। पहले मैं कितने पे था? पहले मेरी जो लॉस की फिगर थी कितनी थी? 4950। अभी इतना लॉस हो गया 4900। मैंने मतलब ड्यूरिंग द पीरियड 50 तो कमाए ना, तभी तो लॉस कम हुआ है। बीच में डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच में? 50 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मेरा डिफरेंस कैसे निकलेगा? मैं कहूंगा माइनस का 4900 माइनस करना है उसमें से माइनस का 4950। तो जब आप इसे माइनस से माइनस करेंगे तो एक्चुअल में प्लस हो जाएगा और इन दोनों का रिजल्ट रहेगा प्लस का 50। और आप इसमें से 400 है ऊपर सेल्स, उसमें से माइनस करोगे 200 तो कितना आएगा? 200। और अगर परसेंटेज निकालें तो कितना निकलेगा? 25%। अच्छा, अगर मैं पहले और तीसरे लेवल का डिफरेंस निकालता तो आपको इन दोनों के बीच में 100 रुपए का चेंज तो प्रॉफिट में नजर आएगा, क्योंकि 4950 से 4850 हो गया। और सेल्स में इनमें डिफरेंस 400। अरे ये तो फिर 1/4 कितना आया? चेंज क्या होता है? जो वेरिएबल चीजें वही तो चेंज होती हैं। एक तो आपकी क्या वेरिएबल क्या है, फिक्स तो बदलेगा नहीं, सेल्स बदलेगी और वेरिएबल कॉस्ट बदलेगी, जिससे आपका कंट्रीब्यूशन बदलेगा। तो कभी भी अगर आप चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स का फार्मूला लगाएंगे तब भी आपको क्या मिल रहा है? एक तरह से कंट्रीब्यूशन और सेल्स ही मिल रहा है। सबको क्लियर है ये? तो इतने सारे तरीके से आप अपना पीवी रेशो निकाल सकते हैं। मेन इसमें सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं जिनकी हमें अलग अलग जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1 ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, चाहे वो 1 लेवल पे यूज करें, मतलब 1 यूनिट पे यूज करें, चाहे वो किसी भी लेवल की यूनिट पे यूज करें, आपको जवाब सेम मिलेगा। दूसरा है ये वाला फार्मूला, ये तो सिर्फ मैथमेटिक्स मैंने किया है, कोई नई चीज नहीं बताई है। दूसरा है नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, और ये प्रॉफिट माइनस में लिखेंगे जब लॉस होगा, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, जो प्रॉफिट में चेंज हुआ और जो सेल में चेंज हुआ वो हमारा यूज किया जाएगा, और एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन ही कारण ही प्रॉफिट चेंज होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको मैं कर दूं तो मेरा ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इनको एक बार आप नोट करें फिर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर हम सेकंड टर्म डिस्कस करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज थी जो कि करीब करीब बॉर्डर लाइन थी, एक तरफ हिंदुस्तान दूसरी तरफ पाकिस्तान, गुड एंड बैड। क्या ये 100 ये है बॉर्डर लाइन, इसके पीछे अगर आप चले गए तो लॉस में चले गए, इसके अगर आप आगे चले गए तो गुड में चले गए, ठीक है ना, फायदे में चले गए। तो हमें अभी तो मैंने इसको आसानी से निकाल लिया, लेकिन रियलिटी में इसको निकाला कैसे गया है, उसका क्या तरीका रहा है। इस टर्म, इस स्टेज को हम क्या नाम दे रहे थे? ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारे लिए क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट होगा और ना ही हमें कोई नुकसान ही होगा। तो यहां पे लिखने वाला हूं उसके फार्मूले कि ब्रेक इवन पॉइंट हम एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, BEP। ये जो हम डिफाइन करते हैं बीपी, वो 2 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दूसरा इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा बीपी कितने पीस पे आया तो क्या जवाब दोगे? सर 100 पीस पे आया। अच्छा, वो सामान है कितने का जिसपे 100 पीस में बेचूंगा, उसकी वैल्यू क्या है? आपको क्या सर सेल करना 20,000 रुपए की तो बीपी आ जाएगा, तो मतलब मैं वैल्यू के अंदर बोल सकता हूं जवाब 20,000 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। दूसरा क्वांटिटी में बोल सकता हूं कि 100 पीस की सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम दोनों को कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्वांटिटी में अगर निकालना चाहते हैं तो क्या तरीका है, और दूसरा अगर वैल्यू में निकालना चाहते हैं तो क्या तरीका है। क्वांटिटी में निकालना चाहते हैं, अच्छा सबसे पहले बताएंगे मुझे एक्चुअल में कितना कंट्रीब्यूशन मैं इकट्ठा कर लूं कि मुझे लॉस ना हो, प्रॉफिट भी ना हो। आपको क्या सर 5,000 रुपए का फिक्स आपने एक एक्सपेंस कर रखा है, जिस दिन आपकी पॉकेट में कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 5,000 आ जाएगा उस दिन आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा।
इसका मतलब मेरा बीपी पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपनी फिक्स कॉस्ट पे। जितनी बड़ी फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज्यादा मेरा दूर बीपी आ जाएगा, जितनी छोटी फिक्स कॉस्ट होगी उतना जल्दी मैं बीपी पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे कवर फिक्स कॉस्ट को करना है, कमाना नहीं है मुझे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचना है। इसका मतलब सिर्फ फिक्स कॉस्ट के बराबर पैसा इकट्ठा करना है, ना कम ना ज्यादा। तो ये सभी फार्मूले फिक्स कॉस्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और सभी में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, फिक्स कॉस्ट क्या है जिसको कवर करना है। अच्छा कवर किससे करोगे, त्रिपाठ डालोगे इसके ऊपर, किससे कवर करोगे? आप कहोगे सर ये जो 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है इससे कवर करना है। कवर तो इसे किससे करना है, कंट्रीब्यूशन से कवर करना है। आपको जो 50 रुपए की बचत हो रही है वो 50 रुपए जुड़ते 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 जिस दिन 5000 हो जाएंगे उस दिन हमारा क्या आ जाएगा, बीपी। तो हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी जानने के लिए जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो ले लेंगे, लेकिन कितना, ओनली पर यूनिट, एक पीस से कितनी बचत होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो 5000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, सिर्फ एक पीस की बचत बताना, क्योंकि मैंने क्वांटिटी पूछे तो सिर्फ एक पीस की बचत बताना 50, और पीस कितने आ गए 100 पीसेस। जब हम 100 पीसेस बेचेंगे तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, जो कि वहां पे प्रूव हो रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा अब ये तो क्वांटिटी हुई, मुझे इसकी वैल्यू भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, मुझे समझ में नहीं आया क्वांटिटी का मतलब, मैंने बोला भाई वैल्यू बताओ, अमाउंट बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर क्वांटिटी तो इससे मिल गई ना, अब वैल्यू बनाने के लिए इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। ये क्या बताएगा, क्वांटिटी मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ पे खाली कंट्रीब्यूशन लिखने वाला हूँ, पर यूनिट भी चलो लिख देता हूँ फिलहाल। अच्छा अब ये क्या होगी, क्वांटिटी मतलब इतना करने से कितना लग जाएगा हमारे हाथ में, 100 पीसेस। अब मैंने इसकी वैल्यू पूछ ली है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर एक पीस कितने का बिकता है, मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू बन जाएगी। कितने का बिकता है एक पीस, 200 रुपीज का, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, में सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अगर ये भी पर यूनिट है और ये भी पर यूनिट है तो कल को ये 2 यूनिट का होगा तो ये भी 2 यूनिट हो जाएगा, और ये अगर 100 यूनिट का होगा तो ये भी 6 यूनिट। तो इसका मतलब मैं इसमें मोहताज नहीं हूं कि 1 यूनिट की ही फिगर लूं, मैं सिर्फ कंट्रीब्यूशन और सेल ले लूंगा, काम चल जाएगा। किसी भी लेवल का कंट्रीब्यूशन और किसी भी लेवल की सेल पुटअप कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। जब मैं एक लेवल का कंट्रीब्यूशन होगा तो सेल भी एक की होगी, अगर दूसरे लेवल का उठाऊंगा तो 2 का कंट्रीब्यूशन तो सेल भी, वो तो मैथमेटिक्स में कट ही जाएगी ये फिगर, उसमें क्या दिक्कत परेशानी वाली बात है। और 3 यूनिट का कंट्रीब्यूशन उठाऊंगा तो सेल भी 3 की लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मेरे लिए जरूरी नहीं है कि पर यूनिट हो, लेकिन ध्यान रखना ऊपर वाले फार्मूले के लिए पर यूनिट ही चाहिए। एक आसान सी बात बता दूं, कभी भी तुम्हें सेल को छोड़ के कंट्रीब्यूशन लेना पड़ा किसी भी फार्मूले में, या फिर कंट्रीब्यूशन को छोड़ के सेल्स लेनी पड़ी, अकेला अगर कोई दोनों में से है, 2 इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी, सेल भी इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन, दोनों अगर आ गए एक फार्मूले में तो किसी भी लेवल पे काम चलेगा। लेकिन कोई अकेला अगर आ रहा सिर्फ, तो उसे सिर्फ 1 यूनिट के फॉर्मेट में होना चाहिए, उसे मल्टीपल स्टेज के किसी फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। अकेला कभी भी कोई आएगा तो वो सिंगल यूनिट का ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो दोनों आ रहे हैं तो किसी भी लेवल की सेल और किसी भी लेवल का कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट आएंगे इसलिए वो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक इसके अंदर दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप कह सकते हो कि फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सेल, थोड़ी देर पहले ये कंट्रीब्यूशन और सेल आए थे, नहीं आए थे, कौन से फॉर्मेट में आए थे, उल्टे आए थे, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नीचे है और सेल ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पीवी रेशियो किया था, उसमें क्या था, उसमें था कंट्रीब्यूशन ऊपर और सेल्स नीचे, यही था ना। तो ये फार्मूला तो वही है लेकिन इस समय उल्टा हो रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं जी फिक्स कॉस्ट जो है अगर उसके नीचे उल्टी पीवी रेशियो कर दें तो अपने आप ये बन जाएगा। पीवी रेशियो में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है और सेल्स नीचे, तो अगर मैं नीचे रख दूंगा पीवी रेशियो तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा सेल्स और नीचे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो मैं आसान में बोल सकता हूं, कभी अगर पीवी रेशियो निकाल चुके हो तो ये पूरा का पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, पीवी रेशियो से जस्ट इसको क्या कर देना, डिवाइड, क्योंकि पीवी रेशियो में 2 ही तो चीजें यूज होती हैं, क्या क्या, एक कंट्रीब्यूशन और एक सेल्स, हमें यही तो दोनों चीजें यूज करनी है फिक्स कॉस्ट के अलावा, लेकिन हमें उल्टा करके यूज करना है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर वो अपने आप उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा फिर भाई एक आपने यहां से क्वांटिटी तो निकाल रखी ना, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वांटिटी आ जाए, तो आप ये तरीके से क्वांटिटी क्यों निकालोगे, आप कहोगे अगर आपको क्वांटिटी पहले से ही पता है, क्वांटिटी ऑफ बीईपी
100 पीस, तो सिर्फ क्या करना रह जाएगा, मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेल प्राइस से। अच्छा इस फार्मूले में क्या कंट्रीब्यूशन है अब, नहीं, तो सेल प्राइस कोई भी लेवल का एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ पर यूनिट वाला ही एक्सेप्ट होगा, सेल प्राइस पर यूनिट। तो ये होंगे 100 पीस और सेल प्राइस पर यूनिट है 200, कितना आएगा 20,000, आ जाएगा 20,000। अच्छा कोई कह सकता है जी वैल्यू भी तो दे सकते हो, वैल्यू से हम अगर क्वांटिटी निकालें तो भैया फिर क्या करो, आप वैल्यू ले लो, फिर वैल्यू ऑफ बीईपी कैसे निकलेगी, इनमें से किसी तरीके से निकल सकती है, या हो सकता है क्वेश्चन में पहले से ही वैल्यू उसने निकाल के दे दी है। तब हमें क्या करना है, वैल्यू तो मिल गई ना, अब आपने ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया था सेल से तो वैल्यू बना था, उसी से डिवाइड कर देंगे तो वापस क्या बन जाएगा, फिर से क्वांटिटी बन जाएगा। तो मैं किससे डिवाइड कर दूं, सेल प्राइस, लेकिन अकेला सेल आएगा तो टोटल किसी भी लेवल का नहीं चलेगा, पर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए की हमारी सेल वैल्यू है, एक पीस कितने का बिक रहा है, 200 का, तो क्वांटिटी में कितना आएगा, 100 पीस आएगा। सबको समझ में आ गए, ये फार्मूले हमारे और हो गए हैं, कर सकते हैं इनको भी नोट। नेक्स्ट इसके अंदर जो टर्म है वो है सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट। सेल फॉर डिजायर प्रॉफिट का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार कमाना अगर चाहें तो कैसे परफॉर्म करना पड़ेगा, कितना सामान बेचना पड़ेगा। अच्छा हम जो बिजनेस करते हैं उसका पर्पस सिर्फ क्या ये होता है कि लॉस ना हो, हम कोई बिजनेस जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें लॉस ना हो, बस जीरो तक पहुंच जाइए, हमारा टारगेट होता है क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं, हम तो कुछ कमाना चाहते हैं, बिजनेस करें तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो आपके मन में कुछ भी इच्छा हो सकती है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, नहीं, मैं कहता हूं से हमने यहाँ पे टारगेट कर लिया कि अभी बिजनेस हमने शुरू कर लिया है, इस महीने हमें कम से कम 10,000 रुपये कमाने हैं। अच्छा मुझे बताओगे कमाई कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, फर्स्ट पीस से ही कमाई शुरू हो जाएगी क्या, पहले 100 पीस तक तो आपको कोई कमाई नहीं होगी, क्योंकि पहले 100 पीस आपको कहाँ तक पहुंचाएंगे, बीपी, उसके बाद कमाई शुरू होगी, उसके बाद कमाई शुरू होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपको कमाना है तो पहले एक तो तुम्हें अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी कवर करनी है, कितनी फिक्स कॉस्ट, फिलहाल 5,000, और जो कमाना है उतना और एक्स्ट्रा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। नहीं, अब मैंने तुम्हें 10,000 का टारगेट दे दिया तो आपको कितना पैसा बचत से इकट्ठा करना पड़ेगा, 5,000 तो फिक्स कॉस्ट का इकट्ठा करना है, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुंचे, तो फिक्स कॉस्ट प्लस क्या इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कमाने की इच्छा है मन में। अगर तुम 10,000 कमाना चाहते हो तो 10,000, 12,000 कमाना चाहते हो तो 12,000, 20,000 कमाना चाहते हो तो 20,000। अच्छा ये कवर कहां से होगा, वो जो तुम्हारी मन की इच्छा है, से 10,000 पे तुम्हारी मन की इच्छा है, कहां से कवर होगा, लेटर टू गॉड, लंचो, कहां से कवर होगा। आप कहोगे सर ये जो बचत हो रही है सेल से नहीं हो जाएगा, जो बचत हो रही है 50-50 रुपए की, वहीं से हमें ये भी इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले हम सिर्फ 5,000 इकट्ठा कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 10,000 और इकट्ठा करेंगे, तो हम अपने आप 10,000 रुपये कमा लेंगे। इसका मतलब ये सारे के सारे फार्मूले आपके एज इट इज रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करना है। अभी तक सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे थे, अब किसको कवर करेंगे, जो डिजायर्ड प्रॉफिट तुम्हारा है उस रकम को एक्स्ट्रा ऐड करके फिर फार्मूला लगा देंगे। तब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं ये फिगर से 5,000 मेरी फिक्स कॉस्ट है, 10,000 और कमाने हैं, कमाएंगे कैसे, 50-50 रुपये हर यूनिट को बेच के हमें धीरे धीरे बचत शुरू होगी। 15,000 रुपये की बचत चाहिए हमें, और 15,000 की बचत कब हो जाएगी, जब 300 पीस हम बेचेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट तब 10,000 आ जाएगा। 300 पीस बेचोगे, 200 रुपये का एक पीस है, तो 300 पीसीस के ऊपर जो आपका रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, 60,000 तो तुम्हारी सेल्स होगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 150 के अकॉर्डिंग 300 पीसेस पे 45,000 रुपीज तो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। बैलेंस कितना बचेगा, 15,000। रेंट तो तुम्हें 5,000 ही देना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट कितना होगा, 10,000। अरे जवाब तो आ गया, 10,000 रुपये का हमने टारगेट किया था, 10,000 हमने बचत कर लिए, प्रॉफिट कमा लिया। तो आपको क्या करना पड़ा, फिक्स कॉस्ट के साथ साथ एक चीज को और कवर करना पड़ा, किसको, जो हमने अपना टारगेट प्रॉफिट रखा था। डिवाइड किससे किया, वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा अगर वैल्यू में निकाले तो क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट थी ना, उसके साथ भी क्या प्लस करेंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट।
और फिर मल्टीप्लाई बाद में किससे कर देंगे, सेल्स, और दोनों अगर साथ में आ गए इसका मतलब फिर हमें ज़रूरी नहीं है एक ही यूनिट का कंट्रीब्यूशन और एक ही यूनिट की सेल मिले, और किसी भी लेवल का कंट्रीब्यूशन या किसी भी लेवल की सेल मिल सकती है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ कहेंगे भैया फिक्स कॉस्ट नहीं, साथ में डिजायर्ड प्रॉफिट वो भी ऐड करेंगे। और अगर बाई चांस तुम पहले निकाल चुके हो वो वैल्यू तो इसे क्या बोलेंगे, से क्वांटिटी ऑफ बीपी नहीं, क्वांटिटी ऑफ सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर तुम पहले से निकाल चुके हो तो क्या करेंगे, जस्ट इसे मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, सेल प्राइस पर यूनिट, क्योंकि अकेला सेल आया ना तो पर यूनिट ही आएगा, कंट्रीब्यूशन के साथ आ जाता तो ये पर यूनिट की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती। यहाँ पे भी आपने वैल्यू ऑफ निकाली है ना, वैल्यू ऑफ बीपी निकाली थी, अब किसकी वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, और डिवाइड किससे करेंगे, वही सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट इसमें है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर हमें चीज़ समझनी है, टर्म समझनी है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हमारी सेल कल को अगर डिक्रीज होती है, आज हम किसी लेवल पे पहुंच गए हैं लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उतना लेवल मेंटेन ना कर पाए और हमारी सेल डिक्रीज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम एक लेवल जो लास्ट लेवल पे पहुंच गए थे वो कौन से कितने पीस तक पहुंच गए थे, 300 पीस तक हमने बिजनेस के अंदर अपने यहाँ पे शो किया है कि क्या हमारा प्रॉफिट होगा। तो कल को हम डिक्रीज भी हो सकते हैं बिजनेस में। तो सेफ्टी वो पीरियड होता है, वो बीच का गैप होता है जिस तक अगर आपकी सेल डिक्रीज भी हो जाए तब भी घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स आप इस समय लॉस से कितना दूर है, लॉस से कितना दूर है। अच्छा मुझे बताओगे कौन सा पीरियड, कौन सा इसके अंदर सेल्स ऐसी है जो अनसेफ है, जिस पीरियड में आपको लॉस हो रहा है सारी अनसेफ है, कभी भी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी कब शुरू होगी, जब हमारे को कम से कम लॉस तो खत्म हो, उसके बाद ही हम अपने आप को सेफ फील करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कभी भी लॉस पीरियड से नहीं निकलती, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पीरियड से निकलती है। तो इसका मतलब अगर मैं सेफ्टी की बात करूंगा तो सारी की सारी ये जो पीरियड है वो सारे यूजलेस हैं। हमारी सेफ्टी स्टार्ट होगी 101 पीस से, 100 पीस के आगे जो कि हमारा बीपी है उसके आगे की जो सेल है वो सिर्फ सेफ्टी वाली सेल है, उसके पीछे वाली सारी की सारी सेल अनसेफ है, लॉस वाली। ठीक है, तो जब मैं तुमसे पूछूंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आप दो तरीके से जवाब दे सकते हैं, एक क्वांटिटी की टर्म में जवाब दे सकते हैं और फिर से एक आप वैल्यू की टर्म में जवाब दे सकते हैं। अगर मैं अपनी लास्ट सेल से तुम्हें सेफ्टी पूछूं, लास्ट सेल हमारी कितने पीसेस की है, 300 पीसेस की, और हमें कितने पीस तक सेल घर भी जाए तब भी नुकसान नहीं होगा। आप कहोगे सर 100 पीस के ऊपर तो बीपी आया था, तो 100 पीस को छोड़ के अगर आपकी सेल बाकी जो है वो सेफ्टी वाली सेल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी एक्चुअल सेल क्वांटिटी और माइनस क्या करूंगा, बीपी के वक्त जो मेरी क्वांटिटी आई थी उसके डिफरेंस जो है वो मेरी सेफ्टी है। उस पीरियड में या उतनी क्वांटिटी की सेल डाउन भी अगर होगी तब भी मुझे लॉस नहीं होगा। अभी मैं लॉस से कितना दूर जा चुका हूं, यहाँ पे लॉस है, इसके पीछे लॉस है सारा, अभी मेरी सेल कितने की है 300, इसका मतलब मेरी सेफ्टी 200 यूनिट्स की है, 200 की 200 यूनिट सेफ पीरियड में, लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई 120 यूनिट सेल कर रहा है तो उसकी सेफ्टी कितनी होगी, ओनली 20। इस लेवल के आगे जो सेल है वो सारी सेफ है। कोई कहता है मैंने 150 पीस बेच दिए, हम कहेंगे भैया 100 पीस पे तो शुरुआती होनी थी, तूने 150 पीस बेच दिए, तू 50 पीस सेफ है। कोई कहता है 180 पीसेस की सेल होगी, तू 80 पीस सेफ है, क्योंकि 100 के ऊपर की सेल ही सेफ्टी में काउंट होगी। ठीक है, वैल्यू में आप उसकी सेल की वैल्यू पूछ लेना, जैसे अभी एक्चुअल सेल क्वांटिटी पूछी तब हम क्या पूछेंगे, एक्चुअल सेल्स वैल्यू, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, बीपी के वक्त क्या वैल्यू थी, बीपी वैल्यू।
तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा, एग्जाम्पल से फिगर लिखूंगा तो, और यहाँ पे 20,000, तो वैल्यू के अंदर 40,000 है। 40,000 तक की सेल अगर कम भी हो जाएगी तब भी नुकसान नहीं होगा, 40 के नीचे अगर सेल चलेगी तो नुकसान हो जाएगा, फिर आप इस वाले पीरियड में आ जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो आप बीपी के ऊपर का मार्जिन होगा उसी को हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, इसको निकालने के और जो तरीके हैं क्या है, ये जो आपका सेफ्टी है ध्यान से देखें तो वो सेफ्टी कंट्रीब्यूशन के रूप में भी नजर आ रही है। जैसे मैं 101 पीस बेचूंगा मेरा प्रॉफिट क्रिएट हो जाएगा, प्रॉफिट ये बात शो कर रहा है कि मैं सेफ हूं। जब तक लॉस है तब तक मैं सेफ नहीं हूं, लेकिन अगर प्रॉफिट मुझे आ रहा है तो मैं सेफ हूं। और ये शुरुआत कहां से हुई है, चेक करना कहां से हुई है, 101वें पीस से शुरुआत हुई है। और 101वें पीस पे आपको प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ एक पीस का प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना। 50 रुपीज प्रॉफिट है, वो सिर्फ एक पीस का प्रॉफिट है, एक पीस का एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन है नहीं। तो अगर आप डायरेक्ट प्रॉफिट उठा रहे हैं तो पहली बात आप अनसेफ पीरियड को कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं क्या लिख सकता हूं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब मैं बीपी लेवल क्रॉस कर चुका हूं तभी तो निकले नेट प्रॉफिट। पहला जो नेट प्रॉफिट है वो 50 रुपए 101वें पॉइंट पे आएगा, और इसे डिवाइड किससे करूं, डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्रिएट तो कंट्रीब्यूशन से होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक क्वांटिटी बताने लग जाएगा, क्या बता देगा, क्वांटिटी। मुझे वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, सेल्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू नहीं बता देगा मुझे। इसको पहले मैं यहां पे लिखता हूं क्योंकि एक्चुअल में ये फार्मूला पहले यहां पे आना चाहिए था क्वांटिटी बताने के लिए। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे मुझे क्वांटिटी नहीं मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अप्लाई करूँ मैं, यहाँ तक तो लगेगा नहीं, जीरो है, यहाँ पे 50 रुपये और कंट्रीब्यूशन कितना है 50 रुपये, तो क्या जवाब आया 1 पीस सेफ्टी। अच्छा, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये इकट्ठा तो आपको 50-50 रुपये करके ही हुआ होगा ना, डिवाइड करो कितना आ गया, नहीं। किसी ने 102 पीस बेचे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 101 पीस बेचे तो उसका कितना प्रॉफिट है 50 रुपये, 102 पीस बेचेगा कितना प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये आया तो 50 रुपये करके ना, तो ऑब्वियसली 2 पीस। समझ में बात ये, किसी ने 103 पीस बेचे तो 103 पे कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा 150 कमाया, तो लेकिन 50-50 रुपये करके है ना, तो इसका मतलब 3 आएगा, 3 का मतलब 3 पीस में सेफ्टी है। 103 के ऊपर 3 पीसेस की तो सेफ्टी होगी ना। तो अगर आप नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट बीपी के बाद शुरू होता है, डिवाइड किससे कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो डायरेक्ट आपको सेफ्टी का पता चलेगा। डायरेक्ट 3 पीस 2 पीस 4 पीस 200 पीस जो है वो आ जाएंगे। उसी को मैं यहाँ पे लेकर आ गया था। सेल से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा, वो वैल्यू नहीं बन जाएगा। और जब दोनों ही आ रहे हैं तो पर यूनिट की रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेल और कंट्रीब्यूशन दोनों साथ आए नहीं कि और रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई नहीं। और ध्यान से फिर से उल्टी पीवी रेशियो है, तो इसका मतलब क्या फार्मूला एक और लिख सकता हूं मैं, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, नहीं। और एक और तरीका भी हो सकता है, अरे क्वांटिटी तो ऊपर से निकल गई, डायरेक्ट सेल प्राइस से भी तो मल्टीप्लाई की जा सकती है। क्वांटिटी ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट, उससे भी तो आ जाएगा जवाब, नहीं आ जाएगा। और ऐसे अगर नीचे से वैल्यू आ गई है तो उससे क्वांटिटी निकल जाएगी। कैसे, वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है, सबको समझ में आ गया, कंप्लीट है। आइडिया लग गया ना, वो एक ही पार्ले घुमा घुमा के बनाए गए हैं, और लेकिन तरीका एक ही है इसके अंदर। वैल्यू निकल गई तो क्वांटिटी, क्वांटिटी तो वैल्यू। लॉजिक एक यही है कि अगर अकेला कोई आ गया, चाहे कंट्रीब्यूशन चाहे सेल, तो वो सिंगल यूनिट का आना चाहिए, और अगर दोनों आ रहे हैं तो फिर आपकी रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, फिर किसी भी लेवल का वो चलेगा। ठीक है, फार्मूले सिर्फ आज डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन्हें यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उस वाले पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ फार्मूले कराने मैंने।